good morning everyone. Welcome to the IRS online classes. We are in the mid of magnetic effect of electric current chapter, and today we are going to discuss a very important topic, that is electromagnet versus permanent magnet. Okay, so इस चीज़ को थोड़ा सा हम लोग पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे कि क्या क्या होता है परमानेंट मैग्नेट. ठीक है, स्पेलिंग. सो क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट, क्या होता है परमानेंट मैग्नेट. तो पहला जो पॉइंट हमें कंसिडर करना है वो है डेफिनेशन, कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेट की डेफिनेशन क्या होती है और परमानेंट मैग्नेट की डेफिनेशन क्या होती है. देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेट की जो डेफिनेशन दी जाती है वो क्या बोली जाती है कि इफ देयर इज अ सोलेनॉइड, ओके, in which if we put an soft iron core or bar inside the solenoid and if we switch on the current in the solenoid, then after few or immediately, you can say immediately, that bar, soft iron core bar will start behaving like an electromagnet. Okay, this is the definition. अब मतलब क्या है, सोलोनॉइड क्या होता है सर? स्पाइरल वायर्स के ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? सोलोनॉइड बोलते हैं. मतलब उसमें अगर हम लोग कभी सॉफ्ट आयरन रखते हैं सर, तो जब करंट ऑन करेंगे तो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा. हम लोग अच्छे से पता है कि करंट कैरिंग वायर जो है एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है. मतलब जो सोलोनॉइड के वायर्स हैं एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेंगे, और उस मैग्नेटिक फील्ड में जब सॉफ्ट कोर आयरन आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड में आने की वजह से वो भी अपने आप के रीअरेंजमेंट्स करेगा और क्या होगा, वो भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाएगा. ये हो गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक. इलेक्ट्रो इसलिए यूज हुआ क्योंकि हम लोग उसमें इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं. परमानेंट मैग्नेट डेफिनेशन क्या है कि when we take natural magnet, natural strong magnet and stick it with steel बोलते हैं. स्टील ले लो, स्टील एक मटेरियल है, ठीक है. अगर आप उससे उसको स्टिक कर दें, स्टिक विद द नेचुरल परमानेंट मैग्नेट, नेचुरल स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, then after few hours or time, that steel will behave like a magnet and it is going to be permanent magnet. permanent और temporary क्या मतलब, अगर आप उस जो नेचुरल मैग्नेट लेके आए जिसमें स्टील चिपकाए थे उसको दूर फेंक दो, तब भी ये मैग्नेट की तरह काम करेगा. लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या होता है, जैसे ही आप करंट बंद करोगे, वो जो सॉफ्ट आयरन बार है वो क्या करेगी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लूज कर देगी. तो मोटा थोड़ा डेफिनेशन क्लियर हो गया क्या इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है और परमानेंट मैग्नेट क्या होता है. इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रिक करंट की सहायता से मैग्नेटिक फील्ड, जो डेफिनेशन है बेसिक सोलोनॉइड हो ना हो अलग बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं. और उस मैग्नेटिक फील्ड में जो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से डेवलप हुई उसमें हम लोग रखते हैं सॉफ्ट आयरन कोर. सॉफ्ट आयरन कोर रखने के बाद क्या होता है, उसमें मैग्नेटिक पावर इमीडिएटली आ जाती है और जैसे ही बंद करते हैं चली जाती है. परमानेंट मैग्नेट में क्या होता है, परमानेंट मैग्नेट में हम लोग मैग्नेट लेके आते हैं, पहले से मैग्नेट है, और उस पर स्टील लेके आते हैं और स्टील को उससे जोड़ देते हैं. थोड़ी देर बाद, कुछ समय के बाद, वो स्टील के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आती है जो उसको हटाने के बावजूद भी हटती नहीं है. मतलब वहाँ पे टेम्पररी इफेक्ट था, यहाँ पर वो इफेक्ट परमानेंट है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं परमानेंट मैग्नेट. ओके, परमानेंट मैग्नेट. ओके, नाउ अगर मैं तुमको ध्यान से थोड़ा बताऊँ डेफिनेशन में, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक सोलोनॉइड बना देता हूँ, ठीक है. और इसमें मैंने क्या करता सर, थोड़ा रेजिस्टेंस लगा देते हैं, यहाँ पे एक प्लेट लगा दी और यहाँ पे मैंने एक सॉफ्ट आयरन कोर रख दिया. तो दिस असेंबली विल लुक लाइक कि ये जो हमारा ये है सॉफ्ट आयरन कोर जो ये लगा हुआ है, इट विल बिहेव लाइक एन इलेक्ट्रोमैग्नेट. इलेक्ट्रोमैग्नेट क्यों इट विल बिहेव लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेट? क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की सहायता से उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जनरेट होगी, इसलिए इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट. ठीक है. अब दूसरी तरफ क्या करेंगे, हम लोग पहले से एक मैग्नेट लेके आते हैं जो कि मैग्नेट है, मतलब एक नेचुरल मैग्नेट हमने लिया, नेचुरल परमानेंट मैग्नेट लिया हमने, ठीक है. और उससे अगर हम लोग एक स्टील के एक बार को चिपका के रख देते हैं, तो आफ्टर फ्यू टाइम्स इसके अंदर एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती है, ठीक है. मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं परमानेंट मैग्नेट. यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे भी आई. देखो, अगर ध्यान देखो तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, उसकी वजह से यहाँ मैग्नेटिज्म आ रहा है. यहाँ पे भी देखो तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ रही है, उसकी वजह से मैग्नेटिज्म आ रहा है. लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक की वजह से मैग्नेटिज्म आ रहा है, फिर वो दूसरा मैग्नेट क्रिएट कर रहा है. यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले से ही बस मैग्नेट फील्ड डायरेक्टली है क्योंकि ये मैग्नेट है, और वो क्या कर रहा है, दूसरे बार में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है. अब सवाल आता है कि सर अगर मान लीजिए हम लोग इस सॉफ्ट आयरन बार को इससे कनेक्ट कर दें, मतलब अगर अब ऐसा बनाएं कि हम लोग इस नेचुरल मैग्नेट को लें
और इससे कनेक्ट करते हैं हम लोग सॉफ्ट आयरन बार को, मतलब इसके निकाल करके यहाँ ना ले जा करके अगर मैं यहाँ पे रख दूँ तब क्या होगा, तो होगा क्या, मान लो ये नेचुरल मैग्नेट है तुम्हारा और ये तुम्हारा सॉफ्ट आयरन कोर है, तो ये थोड़ी देर के लिए मैग्नेट तो हो जाएगा, लेकिन जैसे ही तुम हटाओगे वैसे ही इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी। तो रीज़न क्या है वाई वी यूज़ ऑलवेज सॉफ्ट आयरन कोर, तो रीज़न है रिटेंटिविटी। एक चीज़ होती है रिटेंटिविटी मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ जैसे कर दी गई वापस स्टेट में आने की पावर, इसकी जो रिटेंटिविटी थी बहुत स्ट्रांग होती है। अभी जैसे ये नॉर्मल है, तुमने मैग्नेटिक फील्ड डाली तो उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ गई, पर जैसे तुमने कहा कि ये रिटेन कर लेगा वापस नॉर्मल स्टेट में आ जाएगा। सॉफ्ट आयरन कोर ये सब चीज़ें कर सकता है। वहीं स्टील की रिटेंटिविटी जो होती है वो बहुत लेस होती है, इट इज़ वेरी लेस, ठीक है। क्यों? क्योंकि मतलब रीज़न इसके अलग अलग है। सब देखो ये अलग एक हमारा वो है, ये अलग हमारा अलग एक मटेरियल है, इसमें बेसिकली आयरन के कंटेंट ज़्यादा होते हैं, इसमें कार्बन बहुत कम होता है, इसमें थोड़ा सा आयरन कंटेंट कम होते हैं, कार्बन ज़्यादा होता है, अलग अलग चीज़ें हैं। तो कारण कोई भी हो, लेकिन इसकी रिटेंटिविटी जो है वो बहुत कम है। मतलब यहाँ पर अगर तुमने इसको अगर मैग्नेट बना दिया, पहले तो मैग्नेट बनने में समय लगेगा और बन गया तो खत्म होने में समय लगेगा। यहाँ पे बनने में भी समय लगता है, यहाँ पे खत्म होने में समय लगता है। तो दो मेजर इलेक्ट्रोमैग्नेट वाला समझ लो तुम। बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब क्या हुआ कि दोनों ही प्रोसेस में हम किसी चीज़ को मैग्नेट बनाने जा रहे हैं, दोनों ही प्रोसेस में। तो मैग्नेट बनाने के लिए मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी की सहायता से वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई, जिसकी वजह से वो मैग्नेटाइज हो रहा है, जिसको हम लोग बोल देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। और यहाँ पे क्या हो रहा है, एक नेचुरल मैग्नेट जो मैग्नेट है उससे डायरेक्टली हम उसको मैग्नेट बना रहे हैं, इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं परमानेंट। अब मटेरियल परमानेंट और टेम्पररी क्यों हुआ, वो मटेरियल के वजह से हो रहा है। अगर तुमने सॉफ्ट आयरन कोर लिया तो टेम्पररी रहेगा, तो उसकी रिटेंटिविटी बहुत स्ट्रांग होती है, तुरंत बन जाएगा और तुरंत खत्म हो जाएगा। हालांकि स्टील का क्या होता है, स्टील के बहुत सारे वेराइटी होते हैं, क्रोमियम स्टील, कार्बन स्टील, ठीक है, एल्युमिनियम स्टील, फिर एल्निको करके एलॉय होता है, एल्युमिनियम, निकल, कोबाल्ट, इन सबको इस्तेमाल करके। तो निकल कोबाल्ट आपको पता होगा ना, आयरन तो अट्रैक्ट होता है मैग्नेट की तरफ, इसके अलावा निकल और कोबाल्ट भी अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेट की तरफ। तो इन सब चीज़ों को मिला के जो बनाओगे वो परमानेंट मैग्नेट की तरफ जाएगा। उससे अगर तुम अब वही अगर मान लो सपोज मैंने स्टील को उठा करके यहाँ रख दिया, तो क्या सर ये परमानेंट मैग्नेट बन जाएगा? तब भी आंसर नहीं है, नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, उतना ज़्यादा ये फॉरवर्ड में मतलब इतना ज़्यादा इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आती ही नहीं जिसको हम लोग कंसीडर कर पाए। तो ये कॉम्बिनेशन इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए बोलते हैं, इसलिए डेफिनेशन लिखी जाती है कि व्हेन अ सोलेनॉइड इज पुट इनटू द आयरन कोर, व्हेन आयरन कोर बार इज पुट इन द सोलेनॉइड इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट, कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो वो इसीलिए क्योंकि ये एक तो पहली बात ये कि तुरंत मैग्नेटाइज हो जा रहा है, फिर तुरंत खत्म भी हो जा रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये तुरंत नहीं मैग्नेटाइज हो रहा है, तुरंत खत्म भी नहीं हो रहा है। तो दोनों के क्राइटेरिया अलग अलग, लेकिन डेफिनेशन समझ रहे हो। इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब इलेक्ट्रिसिटी से आता है, जहाँ मैग्नेटिज्म आएगा उसकी वजह से कोई मैग्नेट बन रहा है तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलेंगे। जहाँ पे डायरेक्ट मैग्नेट यूज हो रहा है मैग्नेट बनाने के लिए, वहाँ पे वो नॉर्मल मैग्नेट, वो परमानेंट मैग्नेट बोल सकते हो तुम उसको, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए हम लोग हमेशा सॉफ्ट आयरन कोर ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो रिटेंशन रेट होता है वो हाई होता है, वो इंस्टेंटली मैग्नेट बन जाएगा, इंस्टेंटली खत्म हो जाएगा। जो तुम्हारा स्टील होता है या उससे मिलकर अलॉय बनते हैं, एल्निको मैंने बताया, या कोई किसी तरह का स्टील, उसके अंदर रिटेंशन रेट बहुत कम होता है। वो क्या करते हैं, वो मैग्नेट बनाते तो हैं, पहले स्लो बनाते हैं और बनाते हैं जब तो बहुत देर तक रहते हैं। तो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट। आई होप को समझ में आया होगा। सेकेंड चीज़ है यूजेस। जो यूजेस तुम्हारे इलेक्ट्रोमैग्नेट के वो बहुत जगहों पे, जैसे मान लो हम लोग को इलेक्ट्रोमैग्नेट अब वहीं इस्तेमाल करना जहाँ पे हमें जब जरूरत हो तो हम लोग मैग्नेट बना लें और जब मन करे ख़त्म कर दें। जैसे आपने देखा होगा कि रेल सिग्नल्स पे यूज़ किए जाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। हम लोग को जब भी जरूरत होती है ट्रेन को अगर हमें करना है कि भाई, आपने एनसीईआरटी बुक में देखिएगा, एनसीईआरटी बुक क्लास 8th में मैग्नेटिक चैप्टर में लास्ट में इसका एप्लीकेशन दिया हुआ है, खोल के देख लीजिएगा, उसमें देखिएगा सिग्नल दिया हुआ है। जब भी करंट आनी होती है, तो जब भी ट्रेन आनी होती है तो हम लोग करंट ऑन करते हैं तो नीचे मैग्नेट लगा था, उसका ट्रैक कर लेता है, तो ट्रैक खुल जाता है, फिर हट जाता है। तो मतलब इस तरह से अलग अलग इसका इस्तेमाल है। फिर इसका और जगह इस्तेमाल अगर देखें, रेल सिग्नल्स में हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेट का। अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेट सिग्नल देखें तो आप मोटर में देख सकते हैं, मोटर में इस्तेमाल होता है, जनरेटर्स में इस्तेमाल होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फैंस में इस्तेमाल होता है। ऐसे बहुत जगहों पे इसका इस्तेमाल होता है। वहीं अगर आप इसकी बात करें कि ये कहाँ इस्तेमाल होता है, तो इसका इस्तेमाल आप देख सकते हैं, जितने भी हम लोग स्पीकर्स देखते हैं, लाउड स्पीकर्स वगैरह, आप देखेंगे उसमें चुंबक लगा रहता है। वो चुंबक जो आप देखते हो गोल से चुंबक लगा रहता है, वो बेसिकली परमानेंट, तो बनाया ही जाता है एल्यूमिनियम स्टील से, और उसको कनेक्ट कर दिया जाता है परमानेंट, ताकि उसकी जो मैग्नेटिज्म उसकी वो बनी रहे, ठीक है। फिर स्पीकर के अलावा आपने देखा होगा कि जो इलेक्ट्रिक मीटर्स होते हैं, जैसे हमने सुना बड़ा हुआ ना, एमीटर, वोल्टामीटर, ठीक है, गैल्वेनोमीटर, पढ़ता है ना आप ये सब चीज़ें, गैल्वेनोमीटर ये सब पढ़ा है आप लोगों ने। इन सब चीज़ों में जो है हमारा परमानेंट मैग्नेट इस्तेमाल होता है। तो दो चीज़ें हम डिस्कस कर ली, डेफिनेशन के बारे में, यूजेस के बारे में। जो तीसरा पॉइंट डिस्कस करना है वो है मैग्नेटिक
स्टेट का, मतलब मैग्नेटाइज करना कितना मुश्किल। देखो इसको मैग्नेटाइज करना और इसको डीमैग्नेटाइज करना दोनों चीज़ें बहुत आसान है। इंस्टेंटली मैग्नेटाइज होता है, इंस्टेंटली डीमैग्नेटाइज होता है। इसको मैग्नेटाइज करना मुश्किल है, उसको डीमैग्नेटाइज करना भी मुश्किल है। इम्पॉसिबल नहीं है लेकिन मुश्किल है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि मैग्नेट जो आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा कि जब हम मैग्नेट लेते हैं उसको हीट से बचाना चाहिए, हीट ज़्यादा गर्म जगह पर ना रखा जाए या फिर ज़्यादा गिराना नहीं चाहिए। तो ये इसलिए होता है क्योंकि इससे उसकी मैग्नेटिज्म पावर जो होती है लूज होती है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कभी परमानेंट मैग्नेट हम लोग बिल्कुल मैग्नेटिक पावर से खत्म नहीं कर सकते, लेकिन बहुत ही ज़्यादा टीडियस प्रोसीजर कि यहाँ पे करंट ऑन किया तो तुरंत सॉफ्ट आयरन कोड जो है मैग्नेट बन गया, करंट ऑफ किया तुरंत जो है करंट ऑन ऑफ का क्या मतलब, करंट ऑन किया तो मैग्नेटिक फील्ड आई, मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही आई ये तुरंत मैग्नेट बन गया, और मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही गई ये तुरंत नॉर्मल मटेरियल बन गया। तो ये जो मैग्नेटाइजेशन पावर है यहाँ पे बहुत जल्दी ये तुरंत मतलब मैग्नेटाइज होता है, तुरंत डीमैग्नेटाइज होता है, मतलब रिटेंशन रेट यहाँ पे हाई है, तुरंत मैग्नेटाइज तुरंत डीमैग्नेटाइज। यहाँ पे क्या है, मैग्नेट है तो समय लगेगा और बन गया तो निकलने में भी समय लगेगा। तो ये यूज़र के हिसाब से काफ़ी ईजी है, क्योंकि जब हमें ज़रूरत हो हम अपना काम करें, जब ज़रूरत हो हम अपना बंद कर दें, मैग्नेट खत्म हो गया। यहाँ पे क्या ऐसा किसी नहीं पॉसिबल है। तीसरा पॉइंट क्लियर होगा कि it can be easily magnetized, it can be easily magnetized, it can be easily magnetized and demagnetized, ठीक है। मीन्स रिटेंशन क्या बोलते हैं, रिटेंटिविटी, रिटेंटिविटी इज हाई इन इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। यहीं पे उल्टा है, यहाँ पे क्या है, इट इज डिफिकल्ट टू मैग्नेटाइज, इट इज डिफिकल्ट टू मैग्नेटाइज एंड डिफिकल्ट टू डीमैग्नेटाइज करना भी मुश्किल है और डीमैग्नेटाइज करना भी मुश्किल है इसको, ठीक है। इसकी रिटेंटिविटी कैसी है, स्लो है, मतलब लो है, ओके। पावर की बात कर लें, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बहुत पावरफुल होते हैं, पावरफुल मतलब हो सकते हैं, क्यों, क्योंकि मान लो अगर एक तुम मैग्नेट लेके आते हो, सपोज परमानेंट लेके आते हो तो उसकी अपनी पावर फिक्स है। बट इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या हो रहा है, तुम इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक बना रहे हो, मैग्नेटिक पावर जनरेट कर रहे हो, तुम इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बढ़ाओगे तो और मैग्नेटिक पावर बढ़ जाएगी। तो तुम जितना चाहो उतना इसको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो अपने यूज़ के हिसाब से। तो यहाँ पे पावर इट कुड बी गो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, इट कुड बी गो फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम, बट हियर व्हाट इज अबाउट द पावर ऑफ मैग्नेटिक पावर, यहाँ पे फिक्स है, जितनी भी है वो फिक्स है। अगर आपको कोई और काम करना तो आपको मैग्नेट बदलना पड़ेगा, कुछ और नहीं कर सकते। यहाँ पे क्या है, बस सेटअप बदल दो, करंट थोड़ा बढ़ा दो, है मैग्नेटिक बढ़ गया, कम करना तो करंट थोड़ी कम कर दो, मैग्नेटिक पावर कम हो गई। तो ये डिफरेंस है। क्या है यहाँ पे, मैं यहाँ की तरह लिख दे रहा हूँ थोड़ा कि मैग्नेटिक पावर यहाँ पे वेरिएबल है, मैग्नेटिक जो पावर है वो वेरिएबल है, आप जब चाहो उसको बढ़ा सकते हो, जब चाहो उसको घटा सकते हो। यहाँ पे क्या है, फोर्थ पॉइंट में मैग्नेटिक पावर जो है कैसी है, वो मैग्नेटिक पावर फिक्स है, ठीक है। यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते आप, क्योंकि ये परमानेंट मैग्नेट है, ठीक है। पांचवा है पोलैरिटी। पोलैरिटी का मतलब क्या होता है कि भाई नॉर्थ और साउथ पोल। अब इस मैग्नेट में तुम अगर नॉर्थ मैग्नेट लेके आते हो तो यहाँ पे नॉर्थ और साउथ फिक्स होगा, तो तुम चेंज नहीं कर सकते हो। तो मान लो तुमने यहाँ पे एक मैग्नेट रखा है बहुत भारी, मैग्नेट यहाँ नॉर्थ है, तो अब ये रिपल कर रहा है, तुमसे चिपका जाए तो तुमको उसको घुमाना ही पड़ेगा, कोई और रास्ता नहीं है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, तुम जब चाहो तब पोलैरिटी, अगर मान लो सपोज अभी ये आयरन को बार नॉर्थ यहाँ साउथ यहाँ, तुम चाहो चेंज करना कि नॉर्थ यहाँ साउथ जाए नॉर्थ, तो बिना घुमाए ही क्या करोगे, करंट को तुम पलट दोगे। करंट अगर मान लो अभी ऐसे जा रही थी, फिर क्या करो, करंट को ऐसे कर दो, तो बैटरी बदलना है बस, यानी कनेक्शन बदले उसकी पोलैरिटी जो है तुरंत चेंज आएगी। तो इसकी पोलैरिटी चेंज करना आसान है और बहुत आसान है, इसकी पोलैरिटी चेंज करना उतना मुश्किल है। इसकी पोलैरिटी कभी चेंज ही नहीं होती है, आपको मैग्नेट घुमाना पड़ता है, पोलैरिटी नहीं बदल सकते आप। जहाँ नॉर्थ है वहाँ साउथ ला दें, वो नहीं कर सकते आप, आपको नॉर्थ वाले को उधर ले जाना पड़ेगा और साउथ वाले को उधर लाना पड़ेगा, ये कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, उसी जहाँ पे नॉर्थ है वहाँ पे साउथ जनरेट किया सकता है, बिकॉज ऑफ बाय द हेल्प ऑफ चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट में डिफरेंस होता है, ठीक है। दोनों ही मैग्नेट है, दोनों ही मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेंगे, दोनों की अपनी अपनी अलग इस्तेमाल है, दोनों ही के यूजेस होते हैं, जहाँ जैसे इस्तेमाल वैसा हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट टेम्पररी मैग्नेट होता है, जब जरूरत तो आएगा, जब जरूरत तो चला जाएगा। परमानेंट मैग्नेट कैसा होता है, फिक्स मैग्नेट है, वो एक फिक्स पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इतनी बात समझ में आई क्या आपको, चलो ठीक है। अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं और हेडिंग लगाते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर, कि करंट कैरिंग वायर पे मैग्नेटिक फोर्स लग सकता है क्या। क्योंकि देखो अभी तक हम लोग क्या स्टडी कर रहे थे, अभी तक जो हमने स्टडी किया था, अभी तक हम देख रहे थे कि जब एक करंट मूव करती है तो मैग्नेटिक फील्ड बनता है। जब एक करंट मूव करती है तो मैग्नेटिक फील्ड बनता है। और हमने ये भी देखा है अपने बचपन के एक्सपेरिमेंट में कि अगर दो मैग्नेट दोनों आस पास लाएँ तो दो मैग्नेट आपस में एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, वो अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्शन भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपने कौन सी पोलैरिटी को आमने सामने रखा है। अगर आपने नॉर्थ को रखा है तो वो रिपल करेंगे, और अगर आपने साउथ नॉर्थ को रखा है तो वो अट्रैक्ट करेंगे। अब इन दोनों बातों को मिला करके साइंटिस्ट ने थोड़ा सा आगे फिजिसिस्ट बोलना ज़्यादा सही रहेगा,
फिजिसिस्ट ने आगे बढ़ना स्टडी किया और बोला कि अगर एक करंट कैरिंग वायर जो है, समझना बेसिक बात समझना, क्योंकि बेसिक समझ में आ जाएगा तो इसके 2-3 पॉइंट्स हम लोग आराम समझ सकते हैं। टॉपिक हमारा है कि मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर। ओके, दिस वी हैव टू स्टडी। ओके, सो अब इसकी बेसिक बात समझो। उन्होंने क्या सोचा कि एक वायर में अगर करंट जा रही है तो डेफिनेटली इट विल क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड लाइक दिस वे। ओके, इस तरह से कोई मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, ये ऐसे इस तरह से कुछ मैग्नेटिक फील्ड जो है क्रिएट होगी। अब दूसरी बात उन्होंने सोची कि अगर 2 मैग्नेट मान लो रख देते हैं, यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ पे साउथ, यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ पे साउथ, तो होता क्या है, ऐसे फील्ड निकलती है, जाती है अंदर इस तरह से कुछ। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरैक्ट करने वाली होती है पास, तो उसके बीच में फोर्स लगता है। तो अगर एक मैग्नेटिक फोर्स लग क्यों रहा है दोनों मैग्नेट में, क्योंकि यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड है, 2 मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरैक्ट कर रही है, करने वाली है, तो उसके बीच में फोर्स लग रहा है। उन्होंने सोचा कि अगर एक वायर है उसमें करंट जा रही है तो वो भी एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, और अगर उसके बगल में हमको एक मैग्नेट रख दिया, सपोज मान लो इस तरह से मैंने एक मैग्नेट रख दिया है ऐसे, ये कौन सा वहाँ से मैग्नेट है, हॉर्स शू मैग्नेट, यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ पे साउथ, तो इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड होगी, इसकी भी मैग्नेटिक, कट तो नहीं करेंगी, वो श्रिंक हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड श्रिंक हो जाती है, कट नहीं करती। तो ये दोनों भी इंटरेक्ट, यानी कि अगर केस देखा जाए तो यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड, हालांकि यहाँ पे क्या है कि ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है और ये क्या है, ये दोनों मैग्नेट थे, पर कहानी तो सेम है ना। मैग्नेट कैसे फील्ड लाइन्स निकालेंगे, और जब यहाँ फील्ड लाइन के इंटरेक्ट करने से फोर्स लग जा रहा है तो यहाँ पे फोर्स लगना चाहिए। उन्होंने ये सोच के बात को आगे बढ़ाया कि हाँ यार लगना चाहिए। एंड व्हेन दे स्टार्ट डूइंग द एक्सपेरिमेंट दे फाउंड इट ट्रू। दे फाउंड कि वायर पे जो है वो मैग्नेटिक फोर्स लगता है एक्सेप्ट वन कंडीशन, when wire is placed parallel to the magnetic field। ये मैंने जानबूझ के उस अलग मार्केट से लिखा, क्योंकि देखो ये बात भी समझने वाली है। लोग इसको फैक्ट की तरह याद कर लेते हैं कि यार मैग्नेटिक, अगर कोई तार में करंट जा रही है, ठीक है, और उसमें अगर मैग्नेट रखते हैं तो फोर्स लगता है। तो मैंने आपको पूरा डीप में कारण बताया कि क्यों फोर्स लगता होगा है, क्योंकि अगर तुम वायर में करंट जा रही है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा होगा। एक मैग्नेटिक फील्ड जो उस मैग्नेट से आ रही है, दोनों मैग्नेटिक फील्ड जब इंटरेक्ट करेंगे तो फोर्स लगेगा, क्योंकि वैसा ही होता आया है, तो होना चाहिए। अब ये बच्चे इसको रट लेते हैं कि जब वो पैरेलल करेगा तो नहीं लगेगा, तो पैरेलल करेगा तो नहीं लगेगा, रीजन उसके पीछे भी रीजन है। क्या हो सकता है, समझ मान लो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, अगर मैं इसको ऐसे, यहाँ पे ये नॉर्थ ये साउथ, अगर मैं इसको नॉर्थ और ऐसे रखूँ तो रिपल करेगा, फोर्स लगेगा। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे रख दूँ तो अब क्या कोई फोर्स लग रहा है, तो स्टेबल हो गया ना। तो जब हम लोग पैरेलली वायर को रखते हैं तो उनकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह से अलाइन होती है कि नॉर्थ वाला साउथ की तरफ, साउथ वाला नॉर्थ की तरफ, इस पर कोई फोर्स का असर नहीं दिखता। तो यही रीज़न है, ठीक है। सो उन्होंने बोला चलो ठीक है, एक काम करते हैं, स्टडी शुरू किया गया। तो भाई अगर मैग्नेटिक फोर्स की बात कर रहे हैं तो फोर्स अगर है ये, तो उसमें वेक्टर क्वांटिटी 2 चीज़ें होनी चाहिए, एक हमारा मैग्नीट्यूड और एक हमारा डायरेक्शन, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड के लिए जब स्टडी करना शुरू किया तो देखा गया कि मैग्नीट्यूड बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए कि आखिर मैग्नेटिक फोर्स किस किस बातों पर डिपेंड कर रहा है। तो देखा गया कि पहले मतलब फोर्स ऑफ, मतलब मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, मैग्नेटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। अगर कोई वायर है उसमें करंट अगर 2 एम्पियर थी तो फोर्स लग रहा था, 4 एम्पियर तो फोर्स और बढ़ गया, 10 एम्पियर का फोर्स और बढ़ गया इस पर लगना। और तुम सोचो फोर्स क्यों बढ़ रहा होगा, अरे तुम धीरे धीरे क्या कर रहे हो, जब तुम करंट बढ़ा रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ा रहे हो, मतलब तुम मैग्नेट को स्ट्रॉन्ग, इलेक्ट्रोमैग्नेट को स्ट्रॉन्ग बना रहे हो। अब जब एक मैग्नेट स्ट्रॉन्ग होगा तो ऑब्वियसली बात है फोर्स में ज़्यादा लगेगा ना। मान लो छोटे मैग्नेट से कोई चीज़ खींच लो, बड़े मैग्नेट से खींच लो तो फोर्स ज़्यादा ही लगेगा। तो ये बात समझ में आई कि चलो सर ये तो बात सही है। उसके देखा गया कि FB इज फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर। वायर जितना बड़ा है, जितना लंबा है, उतना ज़्यादा फोर्स लग रहा है। सही बात है, वायर अगर छोटा है तो छोटा मैग्नेट बना, वायर अगर ज़्यादा बड़ा है तो बड़ा मैग्नेट बना। सेम स्ट्रेंथ का इतना बड़ा मैग्नेट लो, सेम स्ट्रेंथ का बड़ा मैग्नेट लो, मतलब वो स्ट्रेंथ जुड़ते जा रही है, फिर से वही स्ट्रेंथ मैग्नेट स्ट्रॉन्ग बनता गया। भाई इतना बड़ा मैग्नेट अगर मैं बोलूँ और इतना बड़ा मैग्नेट बोलूँ, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट कौन है, ये मैग्नेट है। तो लेंथ पे डायरेक्टली देखा गया, लेंथ भी बढ़ाया गया, 1 मीटर रखा गया तो इतना, अच्छा 2 मीटर रखा गया तो फोर्स बढ़ गया, ये भी कहा है। तीसरी चीज़ आई, जो मैग्नेटिक फोर्स है वो दूसरी वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है, जो इसके अगल बगल मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स फैली हुई है दूसरे मैग्नेट की वजह से, ये देखो इसके वजह से गोल गोल है, ठीक है, इसके वजह से इस तरह आएगी। लेकिन जो और दूसरे मैग्नेट की वजह से फैली हुई फील्ड लाइन, अगर इसको हम लोग और बढ़ाते हैं और स्ट्रॉन्ग करते हैं, इस मैग्नेट को स्ट्रॉन्ग करते हैं, तो भी जो है मैग्नेटिक फोर्स हमारा बढ़ गया। तो मुद्दे की बात इन तीनों में बस समझ आ रही है, सिंपल सी बात है, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बढ़ाते हैं, चाहे वो कारण कोई भी कैसे भी बढ़ा रहे हो आप, तो मैग्नेटिक फोर्स बढ़ जाएगा, इंट्रैक्शन उसमें बहुत भीषण होगा।
अब वहाँ पे चूंकि हमारा एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है तो मैं तो करंट बढ़ा सकता हूँ या फिर वायर की लेंथ बढ़ा सकता हूँ, और दूसरी तरफ मेरा मैग्नेट है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैग्नेट की स्ट्रेंथ बढ़ा सकता हूँ, छोटा मैग्नेट बड़ा मैग्नेट ला दूँ, मोटे की जगह पे और मोटा मैग्नेट ला दूँ। तो ये तीन बातों पर हमारा मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड करता है। जब तीनों बातों को साथ में कंबाइन किया गया तो आएगा मैग्नेटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I/L/B। और आपको पता है प्रोपोर्शनलिटी जब हम हटाते हैं तो एक ही रूल है कि इक्वल टू लगाते हैं और एक कांस्टेंट लगाते हैं K/I/L/B। और K की वैल्यू जो है SI यूनिट में, जब तक आप SI यूनिट में चलोगे तब तक K की वैल्यू कितनी है 1। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या आ गया, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या आ गया I/L/B। मतलब आपको करंट दिया हो, आपको लेंथ दिया हो, आपको मैग्नेटिक दिया हो, तो आप फोर्स कितना मैग्नेटिक फोर्स लग रहा होगा आप निकाल सकते हो। ध्यान देना कि मैग्नेटिक फोर्स जो है वो एक फोर्स जो है एक वेक्टर क्वांटिटी, तो ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। पर इसको थोड़ा स्टडी करेंगे कि इफ आई टेक 1 एम्पियर करंट इन अ वायर हुज लेंथ इज 1 मीटर, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, एंड द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इज 1 टेस्ला, then net force experienced by that wire is going to be 1 into 1 into 1, that means 1 न्यूटन। मतलब अगर हम लोग 1 मीटर का वायर लेते हैं, इतना बड़ा 1 मीटर का वायर लेते हैं, 1 एम्पीयर करंट बहाते हैं और अगल बगल जो मैग्नेटिक फील्ड लगते हैं वो 1 टेस्ला के आसपास रखते हैं, तो जो फोर्स उस पर लगेगा वो अप्रॉक्सीमेटली लगेगा, अप्रॉक्सीमेटली नहीं करेक्टली लगेगा 1 न्यूटन लगेगा। ठीक है, देखो मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला एक बहुत बड़ी यूनिट है, बहुत बड़ी यूनिट है। तुम सोच रहे हो 1 टेस्ला में 1 न्यूटन फोर्स लग रहा है, वो ऑटोमेटिकली बहुत बड़ी यूनिट है। हमारे अर्थ के आसपास भी बहुत सारे मैग्नेटिक फील्ड हैं और बहुत सारे वायर जा रहे हैं, इनको तो हिल जाना चाहिए, लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत कम है, इसकी वजह से फोर्स आता है वो बहुत कम आता है, और फोर्स जब कम आता है तो वो इफेक्ट नहीं क्रिएट कर पाता जो हम लोग को इफेक्ट चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल ये फॉर्मूला क्लियर हो गया। F इज इक्वल टू F मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू B, मतलब व्हाट इज द सिंबल ऑफ B? B इज सिंबल ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। ओके, सो फोर्स बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक इज इक्वल टू I क्रॉस L क्रॉस B, I/L/B। ठीक है, I/L/B मतलब करंट, लेंथ, current in the wire, length of the wire, and B is the magnetic field by that other magnet around the wire, both F/I/L/B हो गया। अब डायरेक्शन की बात जब आई, ठीक है, ये डायरेक्शन की जब बात आई तो उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया जो फेमस हुआ किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट के नाम से, किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इसको कई लोगों ने परफॉर्म किया, फिर अलग से एक फ्लेमिंग भी आए, फ्लेमिंग साहब भी आए, उन्होंने मिल करके बेसिकली डायरेक्शन को बताया कि फोर्स की डायरेक्शन कैसे मिलेगी। पहले थोड़ा एक्सपेरिमेंट समझ लेते हैं, एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था। क्या किया गया कि एक स्ट्रेट वायर रखा गया, लिया गया, ठीक है, उस वायर स्ट्रेट वायर लिया गया, उसको कनेक्ट कर दिया गया सर्किट से, वायर ऐसे लटक रहा है स्ट्रेट, और जहाँ पे लटक रहा था वहाँ पे नीचे जो है एक हम लोगों ने मतलब समझ लो कि एक मेटल का एक शीट, कार्डबोर्ड शीट, इस पेज की तरह से एक मेटल की शीट इस तरह से नीचे लगा दी ऐसे, और ये वायर इस तरह मार जा रहा है। ठीक है, इसे लगा दी। उसके बाद अगल बगल क्या किया गया, इधर से ऐसे एक मैग्नेट लगाया गया, हॉर्सशू मैग्नेट, नॉर्थ और साउथ, और करंट जब ऐसे भेजा गया, ठीक है, तो देखा गया कि वायर इधर गया, जब करंट को रिवर्स किया गया तो देखा गया वायर इधर गया। तो अलग अलग डायरेक्शन, अलग अलग करंट का वो चेंजेस करके देखा गया कि डिफ्लेक्ट किधर हो रहा है, क्योंकि डिफ्लेक्ट होने का मतलब इसका फोर्स लग रहा होगा, वायर पे फोर्स लग रहा होगा तभी तो वो डिफ्लेक्ट हो रहा है, वो डिफ्लेक्ट हो रहा है तो जो नीचे लगा शीट वो भी डिफ्लेक्ट हो रहा है। तो वो सब एक्सपेरिमेंट, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए और पाया गया कि फ्लेमिंग जो कह रहे हैं लेफ्ट हैंड, मतलब फ्लेमिंग ने भी उस चीज़ को स्टडी किया, फिर उन्होंने एक सिंपल ट्रिक बना दी कि अपना लेफ्ट हैंड निकालिए और इन 3 फिंगर को स्ट्रेच कीजिए। ध्यान समझना, लेफ्ट हैंड निकालिए और 3 फिंगर को स्ट्रेच कीजिए। उसमें उन्होंने बोला, इसको थंब को बोला F, इसको बोला इन्होंने B, इसको बोला इन्होंने I। तो देखो जैसे अपने इंडिया में CBI होता है ना, वैसे अमेरिका में FBI है, FBI, FBI। F बोले तो फोर्स, B बोले तो मैग्नेटिक फील्ड, I बोले तो करंट। तो बोला कि जिधर करंट आपकी जा रही है, जिधर आपकी करंट जा रही है उधर अपना ये फिंगर करिए, जिधर आपका मैग्नेटिक फील्ड है उधर आप जो है मैग्नेटिक ये फिंगर करिए, और ये आपको क्या दिखा देगा, फोर्स। अब जैसे समझना, जैसे मान लो कि ये हमारा वायर जिसमें करंट जिधर मैंने ये किया उधर जा रही है, और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे तुम्हारा नॉर्थ पोल है, यहाँ पे तुम्हारा साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड जाएगी इधर जाएगी, नॉर्थ से साउथ इधर जाएगी, नॉर्थ पोल इधर है, साउथ इधर से इधर जाएगी, और करंट इधर जा रही है। तो FBI, FBI, I देखो ये हो गया, ये डायरेक्शन I हो गई, और B किधर है, इधर, क्योंकि नॉर्थ से साउथ इधर है, तो IB, I के फोर्स देखो ये इधर मेरी तरफ, आप देखना ये अंगूठा मेरा अंदर की तरफ आ रहा है, मतलब इस पर इधर फोर्स लगेगा। अगर मैं यही करंट को ऐसे कर दूं, करंट ऐसे जा रही है, अभी भी नॉर्थ पोल इधर है, साउथ पोल इधर, तो मैग्नेट इधर जाएगी, तो देखो FBI, FBI, I ऐसे हो गया, B कैसे हो गया, ऐसे, ये B है, देखो भाई FBI, ये I और ये B, फोर्स कहाँ लगा, बाहर की तरफ, तो ये कैसे जाएगा, इधर जाएगा। तो लोगों ने देखा कि जो फ्लेमिंग ने बोला है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ने,
उन्होंने बिल्कुल परफेक्ट बोला और इस तरह से हम लोग डायरेक्शन को निकाल सकते हैं। तो मैं बोलता हूँ सीधे कि डायरेक्शन निकालने के लिए फॉलो द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। आप फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल करिए, आपको डायरेक्शन फोर्स की मिल जाएगी। तो मैग्नीट्यूड यहाँ से आ गया और डायरेक्शन आपकी यहाँ से आ गई। ध्यान रखना यार, टॉपिक बड़ा सिंपल है। अभी आपको बोला जा रहा है कि मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर। तो करंट कैरिंग वायर आपको मतलब समझ में आ गया क्यों आखिर फोर्स लग रहा होगा, ठीक है, लग क्यों रहा होगा। अभी आगे जाके पता बोलेगा मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज, ऑन अ मूविंग चार्ज। तो मूविंग चार्ज भी तो क्या है, करंट ही तो है। तो कॉन्सेप्ट कुछ नहीं बदलने वाला, थोड़ा बहुत फॉर्मूला इधर उधर रहेगा भाई। अच्छा ये बताओ, चार्ज इधर फ्लो कर रहा है तो करंट इधर, पॉजिटिव चार्ज इधर फ्लो कर रहा है तो करंट इधर फ्लो करेगी, करंट इधर ही फ्लो करेगी। तो मेजर चीज़ क्या है कि हम लोग को देखना है कि करंट किधर गई तो हम चार्ज बता सकते हैं, चार्ज किधर गया तो करंट बता सकते हैं। मतलब कि अगर कल को चार्ज भी फ्लो कर रहा है तो मतलब कुछ और नहीं लिखा, वो करंट ही लिखा है। तो एक ही कॉन्सेप्ट को दो बार पढ़ाया जाता है किताबों में, लेकिन हम लोग समझ गए कि अगर कोई पूछेगा हमसे कि भाई मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट ऑन अ मूविंग चार्ज, सपोज मान लीजिए चार्ज इधर मूव कर रहा है, मान लीजिए जैसे अभी था करंट अगर ऐसे जा रही थी, करंट अगर ऐसे जा रही थी, चार्ज किधर मूव कर रहा होगा, इधर मूव कर रहा होगा। अगर मान लो सपोज पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की मैं बात कर रहा हूँ, इधर मूव कर रहा होगा। अब अगर पॉजिटिव चार्ज इधर मूव कर रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, वही चीज़ एफ डी आई, चार्ज इधर गया, चार्ज इधर गया और मैग्नेट इधर है तो फिर से फोर्स पे इधर लगेगा। तो चार्ज मूव कर रहा है मतलब करंट वाली ही बात हो रही है। तो अब चार्ज से करंट पे और करंट से चार्ज पे जा सकते हो, लेकिन उसको मैं अलग से डिस्कस करूंगा। फिलहाल आपको भी समझ में आया क्या मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर। वायर के लिए कॉन्सेप्ट करंट इंपॉर्टेंट है, उसकी लेंथ इंपॉर्टेंट है, उसका बी, तो एफ आई एल बी ये फॉर्मूला हो गया। और लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल से आप निकाल सकते हो कि मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा। याद रखना, जब भी आपको फोर्स निकालना हो आप लेफ्ट हैंड का ही इस्तेमाल करो, फोर्स लेफ्ट हैंड से निकालो। एफ बी आई देखो, मैं इसको याद कैसे करता हूँ, मैं अक्सर भूल जाता था कि लेफ्ट कब करना है, राइट कब करना है, तो मैंने इसके लिए याद नहीं बनाया। मुझे याद है अमेरिका में जो गाड़ियाँ होती हैं उसकी स्टीयरिंग लेफ्ट साइड होती है और अमेरिका में ही एफ बी आई भी होता है। तो एफ बी आई लेफ्ट साइड स्टेयरिंग। तो मतलब जब भी ऐसा कुछ ये फोर्स वाला एफ मतलब फोर्स निकालना होगा तो मैं लेफ्ट हैंड निकालूंगा और देख लूंगा कि क्या करंट के लिए ये एफ बी आई ऐसे में गिन देना, एफ बी आई गड़बड़ हो जाएगा सर, एफ बी आई मोटे से एफ बी आई, बी ये मैग्नेटिक फील्ड जो है, आई तुम्हारा करंट और एफ तुम्हारा फोर्स। उससे तुम्हारी आ जाएगी डायरेक्शन और तुम्हारा मैग्नीट्यूड के लिए ये पूरा हम लोग कॉन्सेप्ट यूज किया, एफ इक्वल टू आई एन बी। ठीक है, चलो अब क्या करते हैं, सब कुछ ऐसे ही रहने देते हैं। ये मिटा करके किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट क्लियर हो गया ना, ये सब मिटा करके यहाँ पर लिख देते हैं करंट कैरिंग वायर की जगह पर हम लिख देते हैं मूविंग मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज, ऑन अ मूविंग चार्ज। ठीक है, अब देखो एक्सेप्ट, यहाँ भी लिखता है एक्सेप्ट व्हेन चार्ज इज मूविंग पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। अब वो तो पैरेलली मूव करोगे तो फिर से वो चार्ज अगर मूव करेगा तो करंट बनाएगा, थोड़ा सा और एक स्टेप आगे चलेगा। हम लोग देख रहे हैं करंट मूव करेगी तो मैग्नेटिक बनता। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, चार्ज मूव करेगा तो करंट बनेगी, करंट बनेगी तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी तो दूसरी मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करेगी तो फोर्स लगेगा। मतलब चार्ज मूव कर रहा है तो भी मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, करंट मूव कर रही है तो भी मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, क्योंकि चार्ज और एक अर्ली स्टेज है। चार्ज मूव मतलब करंट मूव करेगा मतलब ये चार्ज मूव कर रहा है, और चार्ज मूव करने का मतलब है कि करंट मूव करेगी। तो मतलब ये दोनों चीज़ सेम ही है, अगर आप मेरी बात समझ पा रहे हो तो देखना। अभी तो अब इसके लिए क्या किया गया, बोला गया कि मैग्नीट्यूड निकालना। तो देखिए सर, एक हमको पता है कि एफ बी क्या होता है, आई एल बी के बराबर होता है, करंट लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बराबर होता है। आई को हम लिख सकते हैं, आपने पढ़ा होगा आई इक्वल टू क्यू बाई टी लिख सकते हैं, आई इक्वल टू क्यू बाई टी लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, एफ आई की जगह क्या लिख देंगे हम लोग, क्यू एल बी अपॉन टी। अब अगर तुम ध्यान से देखो तो एल अपॉन टी डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, स्पीड। तो क्यू वी बी इज इक्वल टू एफ बी। बस थोड़ा सा मॉडिफिकेशन मैंने किया, क्या किया कि भाई आई की जगह पे मैंने ये लिख दिया और एल बाई टी को मैंने, मतलब देखो फॉर्मूले मैंने कुछ नहीं बदला, आई की जगह पे क्यू बाई टी लिख सकते, लिखा मैंने, मतलब कि जो फोर्स यहाँ से आएगा और जो फोर्स यहाँ से आएगा दोनों फोर्स सेम आएगा। एक बार तुम्हें क्वेश्चन में दिया था करंट दिया था, लेंथ दिया था, तुमको तब ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। एक बार तुम्हें क्वेश्चन में चार्ज दिया था, उसकी वेलोसिटी है, तो तुम्हें ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। लेकिन दोनों में ही कॉन्सेप्ट सेम है। अरे अगर चार्ज मूव करे, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट समझने वाली, दो डिफरेंट टॉपिक नहीं है, ये एक ही टॉपिक है, उसको अलग अलग करके दिखाया जा रहा है। एक में क्या सीधे करंट दीजिएगा, एक में लगे करंट नहीं देंगे तो चार्ज देंगे। अब चार्ज दिया है तो तुम करंट बना सकते हो, करंट से भी मैग्नेटिक फील्ड बना सकते हो, फिर उससे फोर्स निकाल सकते हो। वही मैंने किया, यहाँ मैंने आई की, मैंने यहाँ पे आई दिया था, मैंने चार्ज में बदल दिया। अगर मुझे चार्ज दिया था तो मैं क्या करता, उसको करंट बदल सकता नहीं, अगर मान लो चार्ज दिया तो मैं करंट बदल सकता हूँ। यहाँ पे टी से डिवाइड करूँ
यहाँ से टी से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या हो जाएगा, ये क्यू बाई टी तुम्हारा आई हो जाएगा और क्या हो जाएगा एल अपॉन टी, तो टी से कैंसिल, फिर से वापस फॉर्मूला में कन्वर्ट हो जाएगा। बोलो तो पॉसिबल है, बिल्कुल है, इसमें कंफ्यूज मत होना कि चार्ज वाले केस में क्या होगा, जो करंट वाले केस में होता है वही चार्ज वाले केस में होगा, कोई दिक्कत। फॉर्मूला बस क्या है, यहाँ पे एफ आई एल बी लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा एफ क्यू वी बी लगेगा, ठीक है, क्यू वी बी लगेगा, एफ इक्वल टू क्यू वी बी। डायरेक्शन के लिए, डायरेक्शन के लिए सेम, डायरेक्शन के लिए विल यूज सेम लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। डायरेक्शन के लिए बस एक चीज़ ध्यान रखना, ध्यान से, कि तुम्हारा जो थंब होगा वो पहले की तरह एफ रहेगा, थंब तुम्हारा जो, इसको क्या बोलते हैं लोग यार, फोर मतलब इंडेक्स फिंगर बोलते हैं शायद, इंडेक्स मतलब इसको बोलते होंगे, आई डोंट नो, इंडेक्स बोलते हैं, ये अभी तुम्हारा बी रहेगा। जो तुम्हारी मिडिल फिंगर है, ठीक है, मिडिल फिंगर जो तुम्हारी है वो क्यू होगी, वो क्यू की तरफ होगी जब चार्ज मेरा पॉजिटिव है, अदरवाइज क्या होगी माइनस क्यू होगी जब चार्ज मेरा नेगेटिव है। मतलब सपोज क्या, अगर जैसे हम लोग करंट इधर जा रही थी तो हम लोग हाथ इधर कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर सपोज तुम्हारा चार्ज दो तरह का हो सकता है, मान लो चार्ज तुम्हारा इधर जा रहा है, पॉजिटिव इधर जा रहा है, तो पॉजिटिव इधर जा रहा है उधर ही फिंगर को रखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज तुम्हारा इधर जा रहा है तो फिंगर किधर रखोगे, तब उल्टे जिधर जिधर जा रहा है उसके अपोजिट में रखोगे। बात समझ में आई? क्योंकि इसमें क्या है, अब तुम्हारे पास एफ है, बी है, क्यू है, आई नहीं है, पहले क्या था एफ बी आई था, अब क्या हो गया एफ बी क्यू है। तो क्यू क्या सर, क्यू पॉजिटिव है तो जिधर क्यू जा रहा है उधर ही चले जाओ, क्योंकि उधर ही करंट बनेगी ना। अभी भी हम लोग बेसिक फॉर्मूला एफ बी आई वाला लगा रहे हैं, करंट इधर जाएगी उधर ही रखना है इस फिंगर को। तो करंट अगर पॉजिटिव इधर जा रहा है तो करंट इधर जाएगी उधर ही जाएगी, तो इसलिए बोला जाता है कि पॉजिटिव चार्ज जिधर जाए उधर ही फिंगर को रखो, और नेगेटिव चार्ज इधर जा रहा है तो करंट इधर जाएगी तो इधर जाएगी, तो करंट को क्या उधर रखो। तो कहना क्या है कि आपको अगर चार्ज दिया है और वेलोसिटी दी है तो ध्यान से देखो कि चार्ज किधर जा रहा है, अगर इधर जा रहा है और वो पॉजिटिव है तो एफ तुम्हें पता करना, तो बी पहले ढूंढ लो, बी किधर, तो ये फिंगर रख दो, और आई के लिए जिधर भी तुम्हारा चार्ज है उधर रख दो। और अगर वही चार्ज नेगेटिव है, सपोज चार्ज तुम्हारा इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, मतलब इधर नेगेटिव है इधर जा रहा है, तो तुम्हारा आई किधर रखो, इधर नहीं रखना है, तब इधर रखना है चार्ज, क्योंकि करंट इधर ही बनेगी ना। ये बात बस थोड़ी सी ध्यान रखना कि पॉजिटिव चार्ज में जब कोई हमारा पॉजिटिव चार्ज है तो जो क्यू की डायरेक्शन है वही आई की डायरेक्शन होगी। जब तुम्हारा नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, जो क्यू की डायरेक्शन है उसके अपोजिट में आई की डायरेक्शन होगी। ये बात बिल्कुल ध्यान रखना कि जब पॉजिटिव चार्ज है तो क्या करना है, नेगेटिव चार्ज है तो क्या करना है। इससे हम लोग फोर्स निकाल लेंगे मैग्नीट्यूड, और इससे हम लोग डायरेक्शन निकालेंगे। मतलब लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल will apply whenever we are going to look for the magnetic force on electric current or either magnetic force on the moving charge। चार्ज भी करंट बनाएगा, इलेक्ट्रिक करंट भी पे भी फोर्स, दोनों पे भी फोर्स लगता है। तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। करंट वाले केस में फॉर्मूला आता है F इक्वल टू आई एल बी आता है, और चार्ज वाले केस में F इक्वल टू क्यू वी बी आता है। डेरिवेशन आपको पता है, आई के जगह क्यू बाई टी रखे, क्यू उधर हो गया, एल बाई टी को हमने वी लिख दिया, तो वहाँ से डेरिवेशन हो गया। डायरेक्शन के लिए हम लोग लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल करेंगे। पहले वाले में सिंपल है एफ बी आई, आई जिधर आई कर दो, पी जिधर बी कर दो, एफ मिल जाएगा। दूसरे वाले में चार्ज वाले केस में ध्यान देना, पॉजिटिव चार्ज जिधर जा रहा है उधर ही उधर फिंगर रहेगी, जिधर नेगेटिव चार्ज आ रहा है उसके अपोजिट में फिंगर को रखना। जैसे अगर तुम्हारा नेगेटिव चार्ज इधर गया है तो फिंगर तुम्हारा इधर रहेगी, अगर नेगेटिव तुम्हारा इधर गया है तो तुम्हारी ये फिंगर इधर रहेगी, अगर नेगेटिव तुम्हारा इधर गया तो ये फिंगर तुम्हारा इधर रहेगी। मतलब जिधर नेगेटिव चार्ज है उसके अपोजिट में फिंगर को रखना, ये गलती बस मत करना, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया। अब इसके बाद मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्जेस का एप्लीकेशन, कि भाई अगर चार्ज पे, और देखो ये ध्यान रखो, एक जो डिस्कस वाली बात है कि क्यू वी बी, अगर तुमने चार्ज, जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक में पढ़ते हैं कि जब एक चार्ज रखा हो, दूसरा चार्ज रखा हो तो अट्रैक्ट कर लेता, भले चले ना चले। यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स लगने के लिए तुम देखो V यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तुम कितना बड़ा भी चार्ज लेके आ जाओ, कितनी बड़ी मैग्नेटिक फील्ड लेके आ जाओ, अगर उसके V जीरो है, मतलब उसकी वेलोसिटी अगर चल नहीं रहा है, अगर वो चल नहीं रहा है तो फिर उस पर कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग सकता है, उस पर फ्रिक्शन फोर्स लग सकता है। लेकिन मैग्नेटिक फोर्स लगने के लिए किसी भी चार्ज के ऊपर या किसी भी मतलब सिनेरियो में, किसी भी सिनेरियो में अगर किसी चार्ज पर चाहते हो कि मैग्नेटिक फोर्स लगे तो उसको चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर V जीरो हो गया तो मैग्नेटिक फोर्स जीरो हो गया और फिर कहानी खत्म। बात समझ में आई? तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और जब इस चीज़ को देखा गया कि यार मतलब मैं एक चार्ज पे चाहूँ तो फोर्स लगा सकता हूँ उसको चला करके, अदर देन एक तो रास्ता ये कि मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाऊंगी, अगर वहाँ नेगेटिव चार्ज रखा है उस पर फोर्स लगाना, तो मैं एक पॉजिटिव चार्ज तो अपने आप तो फोर्स लग जाएगा। एक रास्ता ये है कि मेरे पास अगर चार्ज ना हो तभी मैं फोर्स लगा सकता हूँ, मुझे उसको थोड़ा चला देना पड़ेगा। जब वो चल जाएगा तो अपने आप Q है ही, V आ गया, B है तो उस पर फोर्स लगेगा। जब फोर्स लगता है तो बॉडी में एक्सेलरेशन जनरेट होता है और बॉडी उसकी वेलोसिटी को चेंज करने लग जाती है। तो इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करके
दो बड़े फिनोमेना को एक्सप्लेन किया गया। पहले तो बनाया गया साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन बेसिकली एक ऐसा डिवाइस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड खूब सारी बना के रखते हैं और उसमें एक चार्ज को वेलोसिटी दे देते हैं। अब क्या होता है, जब चार्ज पर वेलोसिटी आ गई और उस पर मैग्नेटिक फील्ड है तो उस पर फोर्स लगेगा और फोर्स की वजह से उस पर इसका एक्सेलरेशन आएगा। एक्सेलरेशन की वजह से उसकी वेलोसिटी चेंज होगी और वेलोसिटी जब चेंज होगी धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी बढ़ती चली जाती है। तो साइक्लोट्रॉन इज बेसिकली अ इंस्ट्रूमेंट बाय विच वी कैन एक्सेलरेट एनी चार्ज एट वेरी हाई लेवल। उसकी हम लोग बहुत ज़्यादा उसको एक्सेलरेट करते हैं, उसकी काइनेटिक एनर्जी को बहुत ज़्यादा हाई करते हैं ताकि हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर को स्टडी कर पाए। क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर की सिनेरियो को समझने के लिए हम लोग को जैसा एक सिस्टम तैयार करना पड़ेगा। वहाँ पे जो ऑर्बिट्स इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहे हैं बहुत रैपिडली मूव कर रहे हैं, तो हम लोग को इलेक्ट्रॉन को रैपिड स्पीड में मूव करके देखना पड़ेगा एक्जैक्टली होता क्या है। तो दे डू दिस काइंड ऑफ थिंग। साइक्लोट्रॉन इज बेसिकली एन एक्सेलरेटर ऑफ चार्जेस, जिसमें कॉन्सेप्ट यूज होता है भाई एक्सेलरेट करना है तो फोर्स लगाना पड़ेगा। अब फोर्स या तो हम हाथ से मार के एक्सेलरेट करें या तो हम लोग मैग्नेटिक फोर्स का इस्तेमाल करें। तो मैग्नेटिक फोर्स तभी काम करता है जब चार्ज मूव करे, तो चार्ज को मूव कराए तब उसके वो अपने आप इतनी स्पीड साइक्लोट्रॉन तो गोल साइकिल करो तो कई बार साइकिल कराई जाती है, जैसे उसकी स्पीड जो है बढ़ जाती है। जहाँ पे भी हमें एग्जिट करना होता है वहाँ पे रास्ता खोल दिया था, वहाँ से इलेक्ट्रॉन उस स्पीड से बाहर निकल जाता है। बात समझ आ रही है? तो एक चक्कर यहाँ पे खूब तेजी से बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बाहर करना है, जहाँ से खोला फट से बाहर इलेक्ट्रॉन उस स्पीड से बाहर निकल गया। तो दिस इज द वे बाय विच साइक्लोट्रॉन वर्क्स। तो दूसरा एप्लीकेशन है इस पर्टिकुलर चीज़ का जो हम लोग कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, जैसे आपने मैग्नेट, हमारी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, तो पता है हमारी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड हमारे लिए बहुत हेल्प करती है। सिर्फ हमें नेविगेशन में या फिर चिड़ियों को यहाँ से वहाँ जाने में हेल्प नहीं करता है, उसके अलावा हमारी जान भी हो जाती है। अगर मैग्नेटिक फील्ड हमारे अर्थ पे ना हो तो हम लोग बच नहीं पाएंगे बहुत दिनों तक, क्योंकि जब सन से हाई बीम एनर्जी आती है, जब बहुत हाई लाइट एनर्जी आती है तो उसमें बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स भी होते हैं। चार्ज पार्टिकल्स दूर से आ रहे हैं, इतने हाई टेम्परेचर ऑब्वियस बात सारे बॉन्ड टूट जाएंगे, सारे इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट को छोड़ देंगे, तो वो पूरे के पूरे चार्ज के रूप में ही रहेंगे। न्यूक्लियस अलग घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन्स अलग घूम रहे हैं, सब के सब चार्ज ही हैं। जब वो बहुत हाई बीम चार्ज वहाँ से एंटर करते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, तो एटमॉस्फेयर के ऊपर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। अब मैग्नेटिक फील्ड में जब भी कोई चार्ज मूव करेगा, मैग्नेटिक फील्ड में जब भी कोई चार्ज मूव करेगा तो फोर्स लगेगा F/B/Q। क्यू अगर पॉजिटिव है तो इधर ही करना है, नहीं तो नेगेटिव तो उल्टा करना, तो फोर्स लगेगा। अब उस फोर्स के लगने की वजह से क्या है कि वो अपना जो डायरेक्ट रास्ता होता है अर्थ की तरफ, वो भटक करके इधर उधर घूम मतलब डिस्पर्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो हाई बीम एनर्जी पार्टिकल चार्ज पार्टिकल्स हैं वो हमारे अर्थ सरफेस पे नहीं पहुंच पाते हैं, वो उधर ही ऊपर ही ट्रैप हो जाते हैं। जिसको एक साइंटिस्ट थे एलन नाम के, उन्होंने ढूंढा था, इसलिए इसको बोलते हैं एक पूरी बेल्ट की तरह बन जाती है, इसको बोलते हैं हम लोग वैन एलन बेल्ट। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, जब हमारे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में वो चीज़ एंटर करती है तो होता क्या है कि वो जो हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल्स हैं वो इधर उधर चूँकि फोर्स लगता है, हल्का सा फोर्स लगा तो अपना डायरेक्शन बदल देंगे और वो उसी डायरेक्शन में फिर कहीं ना कहीं घूमने लग जाता है, हमारे अर्थ सरफेस से कभी रीच नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हम लोग सेफ बचे हुए हैं। मून पर यही चीज़ नहीं होती है, मार्स पर यही चीज़ नहीं होती, वहाँ इतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, जिसकी वजह से वो लोग एंटर कर जाते हैं, जहाँ पर बहुत सारी दिक्कतें होती हैं हमें। तो दिस इज ऑल अबाउट परमानेंट मैग्नेट, दिस इज ऑल अबाउट परमानेंट मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट, उसका पूरा मैंने समझाया। फिर फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक, फोर्स ऑन करंट करनी इलेक्ट्रिक वायर, उसके बारे में बात की हमने। फोर्स ऑन अ चार्ज हमने बात की, फोर्स है तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी, हमें हमेशा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए। मैंने ILV QV दोनों बताया, और लेफ्ट हैंड हमेशा इस्तेमाल करेंगे इसके लिए। फोर्स के बच्चे गलती करते हैं, हमेशा राइट हैंड इस्तेमाल कर देते हैं, याद रखिएगा लेफ्ट हैंड इस्तेमाल करना है। FBI बस बार बोलो और लेफ्ट में चले जाओगे अमेरिका की चीज़ें इस्तेमाल करते हुए, तो ये इस्तेमाल करेंगे। एक गलती यहाँ बच्चे करते हैं, Q की जो डायरेक्शन होती है वो बार बार वही लेते जिधर Q जा रहा है, मतलब बोला गया इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन द ईस्ट डायरेक्शन, सो वेयर शुड यू पुट योर दिस फिंगर इन द वेस्ट डायरेक्शन, क्योंकि नेगेटिव है वो। हाँ, अगर पॉजिटिव है तो उधर ही बनेगा। और इसका भी रीज़न क्यों ऐसा कर रहे हैं कि भाई दोनों का देखना हमें बेसिकली करंट कहाँ जा रही है, करंट डायरेक्शन में फिंगर को रखना होता है, क्योंकि FBI का रूल है FBQ जो बनाया गया है, या क्या बोल सकते हो FBV, हाँ वही FB जो Q बनाया गया है इसलिए इस तरह बनाया गया है कि किधर पार्टिकल जा रहा है और करंट किधर, उसके हिसाब से। तो इस टॉपिक पे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस आज होमवर्क सेंड करूँगा, उसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा ताकि रिविजन हो जाए। बाकी इसके आगे का हम लोग कल स्टडी करते हैं। थैंक यू।